आशिमा लिमिटेड अहमदाबाद के डायरेक्टर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट अतुल सिंह से commoditiescontrol.com ने कॉटन यार्न इंडस्ट्री पर बातचीत की। अतुल जी, यह जो वर्ष है वो कॉटन यार्न और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए किस तरह का वर्ष रहा? मार्च तक अगर देखें तो वर्ष काफ़ी अच्छा रहा, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया मीनों का। मगर अप्रैल के बाद थोड़ी तकलीफ चालू हुई है, क्योंकि स्पेशली यार्न एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी मंदा हो गया है, और उसका मेन रीज़न ये है कि चाइना से डिमांड थोड़ी कम हुई है, और चाइना ने जो उनका कॉटन के स्टॉक बिल्डिंग का प्रोग्राम था वो उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई वो उसको समाप्त करेंगे, और जो फार्मर्स को वो लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से कॉटन खरीदते जाते थे, अब वो कुछ कैश सब्सिडी वगैरह कुछ देने वाले हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि चाइना अगर खुद का कॉटन के लिए सब्सिडी नहीं देगा फार्मर्स को, और उसके हिसाब से अपने स्टॉक्स अगर अनवाइंड कर रहा है, तो डेफिनेटली कॉटन का मार्केट भी नीचे जाएगा ही जाएगा। सब जगह प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे बताया जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो उस हिसाब से थोड़ा बियरिश टोन है मार्केट में। ये बियरिश टोन है, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो अगले साल में किस तरह से इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी, या पूरा अगले साल का आउटलुक आपको किस तरह नज़र आता है? देखिए, पिछले 2 साल चाइना ने यान तो बहुत ख़रीदा, इसलिए यान में लोगों ने बहुत कमाया भी और डिमांड भी अच्छी थी। अगर वो अपना कॉटन का स्टॉक अनवाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपनी स्पिनिंग वापस रिवाइव कर रहे हैं। अगर उनकी स्पिनिंग वापस रिवाइव हो रही है तो डेफिनेटली यान का जो एक्सपोर्ट है वो अफेक्ट होना चाहिए इंडिया से, अनलेस रेंटल कोई नए मार्केट हम तलाश करें चाइना के अलावा जो हमारा यान खरीद सके। तो यान में मुझे डिमांड के एंगल से थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, और स्पेशली पिछले 2 साल में कैपेसिटी भी बहुत बिल्डअप हुई यान स्पिनिंग की, क्योंकि सारी जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स है सब अच्छे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए स्कीम्स लेके आए, तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी हुआ है, तो सप्लाई साइड तो बड़ी है, मगर चाइना की डिमांड की कमी होती दिखती हुई उस एंगल से थोड़ा मुझे यान में थोड़ा इशू दिखता है। जी, आपने जो बात कही उस पर 2 प्रश्न मेरे मन में उठते हैं। पहला यह कि मिलों के स्तर पे, या मैं कहूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्तर पे और सरकार के स्तर पर, कि नए बाज़ारों की किस तरह से तलाश हो कि यह इंडस्ट्री जो कैपेसिटी बढ़ी है खासकर वो मतलब उसमें यूज हो जाए पूरी। जी, यान का जहाँ तक यूसेज है अल्टीमेटली तो वीविंग इंडस्ट्री उसको कंज्यूम करेगी। तो अब जैसे वियतनाम में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, काफ़ी चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर्स वियतनाम में अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, सो दैट कैन बी अ गुड मार्केट। और लास्ट ईयर लोगों ने एक्सपोर्ट किया भी, ऐसी बात नहीं है। बांग्लादेश हैपन्स टू बी अ गुड मार्केट फॉर अस। तो ये जो नए उभरते हुए कंट्रीज़ हैं जिसमें टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, हमको वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन जब बात ये भी आ रही कि जो वियतनाम में अगर चाइनीज़ फैक्ट्री आ रही है, और चाइना से जो थोड़ा सा मुड़ गया था पिछले दिनों वियतनाम, हो सकता है जब सस्ते यार्न के एक्सपोर्ट की बात आए तो ऐसा ना हो कि वियतनाम चाइना की ओर वापस मुड़ जाए, तो क्या हमारे लिए कुछ दिक्कतें होगी इंडस्ट्री को? नहीं, मैं जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था वो चाइनीज़ लोग अपनी स्पिनिंग मिलें लगा रहे हैं वियतनाम में। अगर आप देखें, चाइना धीमे धीमे कॉस्टली होता जा रहा है एज फार एज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। सो काफ़ी चाइनीज़ इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योर जो हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट वियतनाम में लगा रहे हैं। तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंगल से बोल रहा हूँ कि वियतनाम में स्पिनिंग और वीविंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अदर देन गारमेंटिंग ऑफ कोर्स अगर डेवलप होता है, सो दैट कैन बी अ वेरी गुड मार्केट फॉर यार्न एक्सपोर्ट्स। तो जो हमारे अभी ट्रेडिशनल मार्केट है जैसे बांग्लादेश है, या हम कहें वियतनाम है, इंडोनेशिया, उनके अलावा क्या और नए बाज़ारों की बड़े स्तर पे तलाश नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? प्रॉब्लम यार्न एक्सपोर्ट के एंगल से ये है कि हमको तलाश वो एरिया की करनी पड़ेगी जहाँ पे वीविंग हो रही है या निटिंग हो रही है। तो उस तरह का इन्वेस्टमेंट इंडिया के आसपास सब कॉन्टिनेंट में और कहीं दिखता नहीं है एट द मोमेंट। और क्रूड के दाम अब जो नीचे आ रहे हैं, तो क्या उससे कॉटन यार्न को पॉलिस्टर यार्न से कोई मुकाबला करना पड़ेगा? आप वैसे देखें तो कॉटन की खपत साल दर साल जो है परसेंटेज टर्म्स में पॉलिस्टर का जो यूसेज है वो बढ़ता ही जा रहा है, और उसका रीज़न ये भी है कि अब जैसे चाइना जो कॉटन प्रोग्राम अनवाइंड कर रहा है वो ये चाह रहा है कि उसके जो कॉटन प्रोडक्शन एरियाज़ हैं वो कैश क्रॉप्स की जगह फूड क्रॉप्स की तरह डाइवर्ट हों। तो ऑब्वियसली कॉटन की जो खपत है, एक तो सप्लाई भी कम होगी
कॉटन कॉस्टली भी हो गया था पिछले 2-3 साल में, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया था। तो पॉलिस्टर से कंपटीशन तो बहुत आया है और हमने देखा है कि लोगों ने पॉलिस्टर काफ़ी यूज़ करना चालू किया है। अभी क्रूड ऑयल भी कम हो रहा है, मगर वो तब क्रूड ऑयल की क्या सिचुएशन रहती है, गल्फ वॉर और ये जितनी भी वॉर वगैरह चल रही है, वो तो एक बहुत मैक्रो लेवल पर प्रश्न हो गया है। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो डेफिनेटली पॉलिस्टर की खपत कॉटन के सामने बढ़ने ही वाली है। नई टेक्सटाइल पॉलिसी केंद्र सरकार जल्दी ही डिक्लेयर करने जा रही है, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किस तरह की उम्मीदें हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक तो मेरे ख्याल से जीएसटी इम्प्लीमेंट होगा, उससे डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलेगा ओवरऑल इंडस्ट्री को। दूसरा लेबर लॉज लिबरलाइजेशन की बात हो रही है, इससे मगर आप देखें जो मिल सेक्टर है वो इतने स्ट्रिक्ट और आर्केक लेबर लॉज के हिसाब से सफोकेशन फील करता है। जो भी ग्रोथ हो रही है वो डिसेंट्रलाइज सेक्टर में हो रही है, एसएमईज में हो रही है। हमको जब तक चाइना के लेवल की स्केल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ नहीं लगाएं, जैसे चाइना में एक प्लांट के नीचे 50,000 वर्कर काम करता है, इंडिया में तो कोई उसको सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का कोई इस्टेब्लिशमेंट आए, तब तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत तेज़ी से ग्रो करने में डेफिनेटली दिक्कतें आएंगी। मगर अगर ये लेबर लॉज एड्रेस हो जाते हैं तो डेफिनेटली उसमें ज़बरदस्त फ्लिप मिलेगा, बिकॉज हमारे पास जो रॉ मटेरियल है कॉटन का, वी हैव द रॉ मटेरियल, सो देयर इज़ नो रीज़न वाई वी कैन नॉट। स्किल अपग्रेडेशन पे भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो ओवरऑल टेक्सटाइल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है प्रगतिशील है, मैं ये बोलूँगा। इंडस्ट्री को डेफिनेटली बेनिफिट मिलना चाहिए उसका। आपका कहना ये है कि जो बड़ी इंडस्ट्री है जिससे चाइना में लगती है जिस तरह, या बांग्लादेश में बहुत बड़े स्तर पे फैक्ट्रियां हैं, उस तरह पे यहाँ काफ़ी काम होना बाकी है। बिल्कुल, वो स्केल तो हमारे फैक्ट्रीज़ का है ही नहीं। अगर आप गारमेंटिंग देखिए, आज सबसे बड़ा इशू ये है कि हम सबसे बड़े कपड़े के उत्पादक हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जितना कपड़ा हिंदुस्तान में बनता है ना पाकिस्तान में बनता है और ना बांग्लादेश में बनता है, फिर भी सारी कपड़े जो है वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि जो गारमेंट की लास्ट लिंक है हमारी, वो छोटे छोटे यूनिट्स होने की वजह से एक तरह से डिसइंटीग्रेटेड है, और वो 2005 तक तो एसएसआई सेक्टर के लिए रिजर्व था। उसके बाद भी आप देखिए तो बड़े कोई भी उद्योगपति इसमें इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आए। और इन्वेस्टमेंट में बोलता हूँ चाइनीज स्केल पे, कि भाई आप एक फैक्ट्री में 50,000 वर्कर एम्प्लॉय करें, वो कोई हिम्मत नहीं करता करने की, बिकॉज लेबर लॉज हमारे ऐसे हैं कि आप हायर तो कर सकते हैं मगर फायर नहीं कर सकते। और अपना जो टेक्सटाइल का बिजनेस है वो साइक्लिकल है, 4 महीने तेज़ी रहती है, 2 महीने मंदी रहती है। तो आप 2 महीने में क्या करेंगे अगर आप ले ऑफ नहीं कर सकते? तो वो सब तकलीफ़ें हैं। अगर एक बार ये इश्यूज एड्रेस हो गए तो बड़े इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली गारमेंट सेक्टर में भी आएंगे। जी, अतुल जी, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।